डॉक्टर वीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, पार्ट फर्स्ट। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी दोनों ने ही मध्यकाल में हम देखें भारत के ऊपर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से आक्रमण किए हैं और भारत की राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। शिहाबुद्दीन गौरी जो थे उन्होंने महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद गौर और गजनी वंश में जो संघर्ष चला उसके बाद में वो वहाँ विजयी हुए और महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी अधिक योग्य नहीं थे। इसका लाभ उठाकर 1173 में गयासुद्दीन गौर ने गजनी पर अधिकार कर लिया और कुछ समय बाद उन्होंने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का शासक बनाया। महमूद गजनवी ने भारत को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से कमज़ोर बनाया और उसकी उत्तर पश्चिमी सीमा पर तुर्क राज्य को स्थापित किया, परंतु उसने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना नहीं की। इस कार्य की पूर्ति गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी ने की। तो गजनी ने जो कार्य अधूरा छोड़ा था उसको मोहम्मद गौरी ने उस कार्य को पूरा किया। गजनी ने तो केवल भारत पर आक्रमण किया, भारत को लूटा और तुर्क राज्य को वो स्थापित करने में असफल रहा, लेकिन मोहम्मद गौरी जो है उसने न केवल भारत पर आक्रमण किए और भारत को लूटा बल्कि भारत पर तुर्की राज्य को स्थापित करने में वो सफल रहे और उन्होंने यहाँ पर अपने प्रतिनिधि शासक नियुक्त किए, जिसके कारण से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हम देखें तो भारत में पहली बार गुलाम वंश के रूप में भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। अब गौरी के भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या थे कि किन कारणों से या किन उद्देश्यों से उसने भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहला कारण था उसका साम्राज्य विस्तार करना। जो गौरी था वो एक छोटे से राज्य जो कि उसके भाई की तरफ से उसको प्राप्त हुआ था, उस राज्य से वह संतुष्ट नहीं था। उस समय गजनी राज्य इतना बड़ा नहीं था और उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा अधिक थी। इस कारण से वो अपने गजनी राज्य को बढ़ाना चाहता था और इस कारण से साम्राज्य विस्तार की इच्छा लेकर उसने भारत पर आक्रमण किए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है भारत के धन को प्राप्त करना। भारत एक धनी संपन्न देश था और गौरी अपनी सेना के लिए और अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। इस कारण से वह भारत के धन को लूटना चाहता था और उसको प्राप्ति के लिए उसने भारत पर आक्रमण किए। तीसरा कारण था इस्लाम का प्रचार करना। वो तुर्क मुस्लिम शासक था और भारत में उस समय हिंदू धर्म की प्रधानता थी। इस कारण से वो भारत के राज्यों को विजय करके यहाँ इस्लाम का प्रचार करना चाहता था। तो ये उसके तीसरा प्रमुख कारण रहा है। चौथा जो कि उस समय का तत्कालीन कारण था और राजनीतिक कारण भी है, वो है पंजाब पर अधिकार करना। गौरी गजनी वंश को पूर्णतः समाप्त करना चाहता था। गजनी वंश का शासन उस समय पंजाब में था और पंजाब का शासक खुसरो मलिक था। अतः उसने भारत पर आक्रमण करने पर सबसे पहले उसने पंजाब पर अधिकार किया और खुसरो मलिक को पराजित करके वो गजनी वंश का जो अंतिम हम कहें जो राज्य था उसको भी उसने समाप्त किया। तो पंजाब पर अधिकार करके वो गजनी वंश को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था। ये उसके प्रमुख कारण रहे। अब गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत की स्थिति किस प्रकार की थी। 1027 में हम देखें तो महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी ने अपना प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। लेकिन इतने समय बाद भी भारत की राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, उनमें एकता का अभाव था। सिंध, मुल्तान, पंजाब में मुस्लिम राज्य थे और अजमेर में दिल्ली में पृथ्वीराज थर्ड का शासन था। कन्नौज में जयचंद का शासन था। गुजरात में सोलंकी, बंगाल में सेन और बिहार में पाल वंश का शासन था। तो उत्तर भारत में ये विभिन्न राजपूत राजवंशों का शासन था, परंतु ये सभी राजपूत शासक आपस में संघर्ष कर रहे थे
और एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहे थे। और उत्तर भारत में हम देखें तो दिल्ली और अजमेर में यद्यपि शक्तिशाली पृथ्वीराज चौहान का शासन था और कन्नौज में जयचंद गढ़वाल का शासन था, लेकिन इन दोनों में भी परस्पर शत्रुता थी। ये शत्रुता उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। तो उत्तर भारत में शक्तिशाली शासक का ना होना और राजपूतों का आपस में संघर्ष होना, ये गौरी के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां थीं। अब सामाजिक रूप से देखें तो समाज जातियों में विभक्त था। समाज में अनेक बुराइयां इस समय आ चुकी थीं और उनको दूर करने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। तो बहु विवाह का प्रचलन, विधवा विवाह ना होना, कन्या वध होना, कन्या विवाह होना, पर्दा प्रथा होना, ये आम जो समाज की बुराइयां थी वो उस समय प्रचलित थी। धार्मिक रूप से देखें तो धर्म का पतन हो गया था। सभी धर्मों में मतभेद और कटुता आ गई थी। इस समय मुख्य रूप से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म उत्तर भारत में प्रचलित थे, लेकिन इन सभी धर्मों का नैतिक पतन हो चुका था। सैनिक रूप से भारत कमजोर हो चुका था। सैनिक विभाग में राजाओं ने कोई भी सुधार नहीं किया। जो पुरानी व्यवस्थाएं और सैनिक अस्त्र शस्त्र और सैनिकों की व्यूह रचना और सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा आदि की तरफ उन्होंने कोई भी सुधार नहीं किया। और तो सैन्य संचालन वही पुराने ढर्रे का चला रहा था। अस्त्र शस्त्रों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। जबकि हम देखें इस काल में, मध्यकाल में मध्य एशिया में काफ़ी परिवर्तन सैनिक दृष्टि से हो चुका था। घुड़सवार सेना जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रही थी, वहाँ भारतीय सेना में इसका बहुत कम थे। इसके स्थान पर पैदल सैनिक ज़्यादा होते थे, जो कि सेना के लिए एक तरह से सिरदर्द सिद्ध हुए हैं। तो 12वीं शताब्दी में भारत सभी दृष्टियों से कमज़ोर था और मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति ही इसकी मजबूत थी और शक्तिशाली थी। इस कारण से भारत पर विजय करना गौरी के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। तो गौरी ने जो भारत पर आक्रमण किए, उस समय हम देखें तो भारत की परिस्थितियाँ उसके पूरी तरह से अनुकूल की और उसने इसका फ़ायदा उठाया और भारत में तुर्की राज्य को स्थापित करने में वो सफल रहा। धन्यवाद।